गुड मॉर्निंग एवरीवन। करंट अफेयर्स की सीरीज में 9 अप्रैल को हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू और पीआईबी के करंट अफेयर्स को हम एमसीक्यू के थ्रू डिस्कस करेंगे। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। और आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_लूथरा पे मुझे टेलीग्राम करके पूछ सकते हैं। एक बार टॉपिक्स देख लेते हैं जो आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वेरियस 10 टॉपिक्स के अंदर हम सुपर कंप्यूटर्स के बारे में जानेंगे। उसके बाद हमारा डिस्कशन जो होगा सीबीसी को लेकर होगा। सीबीसी के ऊपर 2 क्वेश्चन हमने डिस्कस करने। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया न्यूज़ में था, इसके बारे में जानेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट को डिस्कस करते हैं। सुपेस क्या है इसको डिस्कस करेंगे। देन ई कोड को लेकर भी एक क्वेश्चन हमने बनाया है। वर्ल्ड हेल्थ डे और साथ ही साथ एक रिवर और आईडीपीएस, इनके बारे में डिस्कशन हमारा रहने वाला है। आई होप आप अपने रिवीजन वीडियोस जो हैं वो ज़रूर देख रहे होंगे, क्योंकि ये रिवीजन वीडियोस आपके सामने आपकी होम स्क्रीन पे आते होंगे, यूट्यूब की होम स्क्रीन के ऊपर। और वहाँ पर आपको इन वीडियोस को ज़रूर देखना है और इसके अंदर जो मेरा आंसर बताने से पहले आपको आंसर को ज़रूर प्रेडिक्ट करना है। और फिर बाद में जो एक्सप्लेनेशन होगी उसे ध्यान से सुन लीजिएगा, ताकि पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स जो आपके अपकमिंग, चाहे वो प्रीलिम्स, यूपीएससी प्रीलिम्स का एग्जाम हो जो कि जून के अंदर होने वाला है, या फिर आपका ईपीएफओ एग्जाम हो, उसके अंदर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। आप नेटमॉक आईएएस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिएगा, बिकॉज यहाँ पे फ्री कोर्सेज भी अवेलेबल हैं, पेड कोर्सेज भी अवेलेबल हैं। तो एटलीस्ट आप फ्री कोर्सेज का जो बेनिफिट है वो यहाँ पर उठा पाएंगे। और अगर आपने मॉक टेस्ट सीरीज अभी भी नहीं ज्वाइन करी है तो प्लीज़ उसे कर लीजिएगा। प्री 50 कोड इज एक्टिव। प्री 50 कोड को आप वेरियस अदर सीरीज के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि 100 डेज 200 डेज की सीरीज़ है, या फिर 2022 या 2023 की सीरीज़ को आप एनरोल कराना चाह रहे हैं। दिस इज़ अ गुड टाइम कि आप इस कोड को यूज़ करके अपनी सीरीज़ के अंदर एनरोल करा पाएं। तो मॉक टेस्ट जरूर लगा लीजिएगा। मैंने आपको जो सिग्निफिकेंस है मॉक टेस्ट की, कि इसकी जरूरत क्यों होती है, क्यों अभी एक ऐसा टाइम है कि आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना चाहिए, वो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। आप पिछले से पिछले वीडियोस के अंदर वो देख सकते हैं। लेकिन मैं आपको यही कहूंगा कि मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, उसे एनालिसिस जरूर करें। कम से कम 50 मॉक टेस्ट का टारगेट लेके चलें कि आपको एग्जाम से पहले, अपने 27 जून के एग्जाम से पहले 50 मॉक टेस्ट तो करके जाने ही है, ताकि आपकी इतनी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए कि जब आप एक्चुअल एग्जाम दे रहे हो प्रीलिम्स का, वहां पर आपको एडवांटेज मिले, वहां पर आपका एक कंफर्टेबिलिटी लेवल जो है वो क्रिएट हो जाए। चलिए जल्दी से अपने टारगेट को सेट करें, क्योंकि छोटे छोटे वीडियोस जो होते हैं यहाँ पर भी अगर आप अपने टारगेट को सेट करते चलेंगे, फिर वही चीज़ें आप मॉक टेस्ट में भी रिपीट करेंगे, फाइनली प्रीलिम्स के अंदर भी आप अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। यहाँ पर 6 एमसीक्यूज को करेक्ट करना जरूरी है टू बी इन द सेफ जोन, नहीं तो आपको दोबारा से अटेम्प्ट करना पड़ेगा। और वैसे भी जब आप नोट्स बनाएंगे तो कभी भी फर्स्ट टाइम में मत बनाइएगा, सेकंड या थर्ड टाइम जब आप देखते हैं तो अपने नोट्स को बनाइएगा। बट फर्स्ट टाइम में सिर्फ क्वेश्चन को इस तरीके से पढ़ के सोल्व करने की कोशिश करें कि जैसे आप एग्जाम में बैठ के उस एमसीक्यू को सोल्व कर रहे हो। ठीक है, चलिए टारगेट सेट करने के बाद देखते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। द फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर सुपर कंप्यूटर्स। तो इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पूछा कि बताएं ये तीनों में से कौन से इंडिया के सुपर कंप्यूटर्स है। आपको बताना है करेक्ट कौन सा है इसमें से। क्या परम युक्ति करके हमारा कोई सुपर कंप्यूटर है? परम संगणक करके कुछ है क्या? हो सकता है परम ब्रह्मा करके है। सोचिए इसके बारे में। देखिए कुछ कुछ नाम तो काफ़ी फेमस हैं, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि हमने परम शिवाय के बारे में सुना है। फर्स्ट सुपर कंप्यूटर था जिसे कि इंडिजिनियसली असेंबल किया गया और बीएचयू, आईआईटी बीएचयू के अंदर इसे इंस्टॉल किया गया। ये तो काफ़ी इजी हो गया, ठीक है। लेकिन क्या ये जो तीनों नाम मैंने आपको यहाँ पे दिए हैं ये भी सुपर कंप्यूटर्स हैं या नहीं, या फिर सिर्फ ये बनाए हुए नाम है, एक्चुअल में इस तरीके का कोई सुपर कंप्यूटर एग्जिस्ट नहीं करता? सोचिए। चलिए देखिए, इंडिया जो है ऐसा बताया जा रहा है, और वैसे न्यूज में भी था कि इंडिया इज फास्ट एमर्जिंग एज ए लीडर इन हाई पावर कंप्यूटिंग विद नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की वजह से जो सुपर कंप्यूटिंग का फील्ड है, जो एरिया है, उसमें इंडिया जो है वो काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। परम शिवाय जो है आईआईटी बीएचयू में ऑलरेडी इंस्टॉल किया जा चुका है, सुपर कंप्यूटर है। इसके अलावा परम शक्ति हो, परम ब्रह्मा हो, परम युक्ति हो, परम संगणक हो, ये आईआईटी खड़गपुर, आईआईसीआर पुणे, अलग अलग इंस्टीट्यूशन के अंदर ये एस्टैब्लिश किए हुए हैं। तो परम युक्ति, परम संगणक, परम ब्रह्मा, ये तीनों ही आपके सुपर कंप्यूटर्स के नाम है। परम सिद्धि जो है ये भी आप एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सुपर कंप्यूटर है। एआई, हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर है, जिसने ग्लोबल रैंकिंग को अचीव किया था। 62nd रैंक था इसका टॉप 500 कंप्यूटर्स के अंदर, जब 2020 के अंदर रैंक किया गया था। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन की वजह से ये सारे सुपर कंप्यूटर्स दोबारा से न्यूज में आए। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन जो था इसे लॉन्च किया गया था ताकि हम अपनी रिसर्च कैपेसिटीज को एनहांस कर पाए, कंट्री के अंदर सुपर कंप्यूटर्स की जो कैपेबिलिटीज है को बढ़ा पाएं। क्योंकि अभी भी अगर हम अपने आप को अमेरिका, जापान या फिर चाइना से कंपेयर करते हैं तो हम कहीं पर भी उनके आसपास नहीं आते हैं। तो उस चीज़ को हमें ठीक करना है, उस चीज़ के अंदर हमें आगे बढ़ना है, तभी हम इस पर्टिकुलर मिशन, दैट इज नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन को लेकर आए थे। चलिए तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि तीनों के तीनों हमारे सुपर कंप्यूटर्स हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। सुपर कंप्यूटर्स के बाद देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन हमारा किस चीज़ के बारे में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे दो क्वेश्चन जो है वो सीवीसी को लेकर होने वाले हैं। सीवीसी अभी काफी न्यूज में था, तो सीवीसी का जो ऑफिस है इसको लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ये एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इट इज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट, जो कि सिर्फ प्रेसिडेंट को ही रिस्पॉन्सिबल होती है। ये अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं। ओके, देयर टर्म इज 4 years और 65 years विच एवर इज अर्लियर। तो यहाँ पे टेन्योर जो है उनका वो भी दिया हुआ है। सीवीसी न्यूज में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि क्या चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से न्यूज में सीवीसी थी, और जो अभी ये पर्टिकुलर बॉडी है यहाँ पर और जो पर्टिकुलर ऑफिस है उसको लेकर स्पेसिफिक क्वेश्चन आपका, आप कह सकते हैं कि इंडियन पॉलिटी से पूछा जा सकता है। बताएं। चलिए देखिए, जब हम सीवीसी की बात करते हैं, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन कमिश्नर, ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले तो ये चीज ध्यान रखिए कि जो टेन्योर दिया 4 years 65 years विच एवर इज अर्लियर, ये बिल्कुल करेक्ट दिया, ठीक है। और जो रिपोर्ट भी सीबीसी है, किनको देते हैं? सीवीसी अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को ही देते हैं, जो कि आगे जाके इसको पार्लियामेंट के अंदर टेबल करते हैं। लेकिन सीवीसी इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेसिडेंट डायरेक्टली, रादर सीवीसी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है विच इज ओनली एंड ओनली रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसी वजह से इनकी जो रिपोर्ट है, चाहे वो हैंड ओवर प्रेसिडेंट को करते हो, फाइनली वो रिपोर्ट जाती कहां पर है? पार्लियामेंट के अंदर जाती है, और वहीं पे उसी रिपोर्ट के ऊपर एनालिसिस किया जाता है, उसी रिपोर्ट के ऊपर क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं। तो यहाँ पे पहली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट हो जाती है, आंसर क्या हो जाएगा? सी। सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। चलिए, तो ध्यान रखिएगा सीवीसी के बारे में, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर डिस्कशन हमारा हो गया। अब सेकंड क्वेश्चन को देखिए, जो कि इसी से एसोसिएट करता है। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन ऑफिसर्स विल बी ट्रांसफर्ड इन हाउ मेनी ईयर्स? ये न्यूज थी वैसे बेसिकली। तो जो इस पर्टिकुलर ऑफिस के अंदर ऑफिसर्स काम कर रहे होते हैं, उनको कितने कितने टाइम में ट्रांसफर करना पड़ेगा? क्या 5 साल में, 3 साल में, 6 साल में या 10 साल में? सोचिए क्या आंसर होगा, फिर डिस्कस करते हैं। चलिए, तो अभी न्यूज थी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी ने मॉडिफिकेशन की अपनी गाइडलाइंस में पर्टेनिंग टू द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है। तो वैसे देखिए, विजिलेंस डिपार्टमेंट जो होता है ना, ये सबसे ज्यादा आप कहेंगे कि सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये दूसरों के ऊपर भी विजिलेंस का काम करता है। तो पहले तो इसका खुद का घर जो है वो साफ होना चाहिए, तभी तो दूसरों के ऊपर विजिलेंस का काम कर पाएगा, क्योंकि इसका काम यही है कि किसी दूसरे डिपार्टमेंट्स के अंदर कुछ भी ऐसा गलत काम ना हो रहा हो। लेकिन उस चीज को रोकने के लिए पहले आप अपने अंदर भी तो झांक के देखेंगे ना। तो वही चीज जो है, उस चीज को ध्यान में रखकर यहां पर कहा गया कि जो इसके ऑफिशियल्स होंगे उनको 3 साल से ज्यादा एक जगह पे टेन्योर नहीं दिया जाएगा। क्योंकि क्या होता है, जब किसी भी सरकारी दफ्तर के अंदर एक इंडिविजुअल एक जगह पे काफी लंबे टाइम तक रुक जाता है, और अगर वो करप्ट है, पहली बात तो अगर वो करप्ट नहीं भी है तो उसके करप्शन के या करप्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि उसका एक पूरा नेटवर्क क्रिएट हो जाता है। अगर कोई बंदा किसी जगह पे 10 साल से काम कर रहा है तो उसका नेटवर्क क्रिएट हो जाएगा। सेकंड, अगर वो ऑलरेडी करप्ट है तो वो उस चीज को पूरा इंस्टीट्यूशनलाइज कर लेगा, और यही चीज नहीं होनी। अगर आप देखेंगे तो गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ट्रांसफर होने का एक रीजन ये भी होता है कि किसी भी व्यक्ति को एक जगह पे ज्यादा दिन नहीं बैठने देना, अदरवाइज प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो यहां पर जो टाइम पीरियड है उसको 3 साल किया गया कि 3 साल से ज्यादा हम टेन्योर नहीं देंगे। टेन्योर में भी एक्सटेंडेड टू 3 और मोर ईयर्स, ऑल बीट एट अ डिफरेंट प्लेस ऑफ पोस्टिंग। तो पोस्टिंग अलग जगह पे करी जाएगी, तो यहाँ पे टेन्योर जो है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे किया जा सकता है। द पर्सनल हु हैव कंप्लीटेड मोर देन 5 years इन विजिलेंस यूनिट्स एट द सेम प्लेस शुड बी शिफ्टेड ऑन टॉप प्रायोरिटी बेसिस। तो जिनको ऑलरेडी 5 साल कवर हो चुके हैं तो उनको तो प्रायोरिटी बेसिस पे उस जगह से हटाने का काम अब शुरू कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 3 years, बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस चीज को आप तब भी एक्सपीरियंस करेंगे जब आप अपनी पोस्टिंग पे जाएंगे, देन यू विल गेट टू नो कि लोगों को हिलाना उनकी जगह से काफी जरूरी होता है, और जो ये फ्रीक्वेंट ट्रांसफर्स होते हैं ये भी कुछ हद तक जरूरी होते हैं। चलिए, यहां पे बी आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4। देख लेते हैं किस चीज के बारे में है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को लेकर है। रीसेंट ऑर्डर्स आए थे एफसीआई से। द फार्म यूनियंस वार्न्ड दैट कि सेंटर्स इंसिस्टेंस ऑन डायरेक्ट पेमेंट ऑफ एमएसपी कुड डिरेल द क्रॉप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। न्यूज है, इसको भी डिस्कस करेंगे, बट पहले हम एफसीआई के ऊपर आते हैं। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी सेटअप इन 1965। क्या ये स्टैट्यूटरी बॉडी और क्या 1965 में बनाई गई थी? ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आती है, हो सकता है। इट प्रोवाइड्स रेम्यूनरेटिव प्राइजेस टू फार्मर्स। फार्मर्स को रेम्यूनरेटिव प्राइस प्रोवाइड करने का काम एफसीआई का होता है। सोचिए। चलिए, तो यहां पर अगर हम फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात करते हैं तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर आता है। मिनिस्ट्री जानना काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एफसीआई कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है।
इट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी, तो यस 1965 में बनाया गया था। प्रोक्योरमेंट का काम जो है एफसीआई के द्वारा किया जाता है एंड इट प्रोवाइड्स रेम्यूनरेटिव प्राइसेस टू फार्मर्स, तो फार्मर्स से प्रोक्योरमेंट का काम किया जाता है और रेम्यूनरेटिव प्राइसेस जो है वो इनको प्रोवाइड किए जाते हैं। तीनों स्टेटमेंट्स ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, डी विल बी द करेक्ट आंसर। तीनों स्टेटमेंट्स हमारे यहाँ पे ठीक है। और अभी रिसेंटली एमएसपी को लेकर फार्मर्स ने कहा है कि जो एमएसपी आप डायरेक्टली हमें देंगे उससे जो क्रॉप प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस है उसमें इश्यूज आ सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 5 जो है स्ट्रेट अवे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज करी जाती है? आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड बैंक ग्रुप के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा या फिर नन ऑफ द अबव? सोचिए। चलिए, तो रिसेंटली लेटेस्ट एडिशन जो है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट का, इसे निकाला गया है किसके द्वारा? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा। ए हमारा आंसर हो जाएगा। आईएमएफ की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक ने फाइनेंशियल ईयर 2021 के ग्रोथ फोरकास्ट जो है उनको रेज किया है और कहा है कि जो पहले एस्टिमेट किया गया था इंडिया के लिए ग्रोथ फोरकास्ट, वो 11.5% से बढ़ाकर 12.5% तक कर दिया गया है। तो 1% जो है इसे, या कहीं 100 बेसिस पॉइंट्स जो है इसे बढ़ाया गया है। ठीक है, तो 11.5% था पहले जो एस्टिमेट किया गया था जन 2021 के लिए, उसे यहाँ पर इंक्रीज कर दिया गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। रिपोर्ट कौन लेके आता है ये आपको जरूर पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले एक बार मैं आपको 100 डेज की सीरीज के बारे में बता देता हूं, या 200 डेज की सीरीज के बारे में, जिसमें भी आप एनरोलमेंट कराना चाहते हैं, यू कैन एनरोल बिकॉज दिस इज अ गुड टाइम फॉर यू। आप P50 कोड को यूज करके 50% डिस्काउंट के साथ इन कोर्सेज के अंदर एनरोल करा सकते हैं। आपको मिलने क्या वाला है इन कोर्सेज के अंदर? देखिए, प्रीलिम्स 2021 हो या प्रीलिम्स 2022 हो, दोनों के लिए ही आप तैयारी किसी भी एग्जाम के लिए कर रहे हो, दोनों जगह पे आपको ये जो सीरीज है हेल्प करने वाली है। इसमें आपके जो स्टैटिक पोर्शन के मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज होते हैं वो, और साथ ही साथ जो करंट अफेयर्स के एरियाज होते हैं वो इसके अंदर कवर किए जाते हैं, और टाइम टू टाइम इन एरियाज को अपडेट भी किया जाता है। तो बेसिकली अगर आपका जो स्कोर है, मॉक टेस्ट आप दे रहे हैं 70-80 का, अगर आपका स्कोर आ रहा है और आप इसे 110, 120 तक लेके जाना चाहते हैं, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज, चाहे वो ज्योग्राफी से हो, चाहे वो हिस्ट्री से हो, इंडियन पॉलिटी से हो, एनवायरमेंट इकोलॉजी से हो, इंडियन इकोनॉमी से हो, वो कवर करने जरूरी है। और वो आप क्रैक यूपीएससी एग्जाम 100 डेज की सीरीज में से या 200 डेज की सीरीज में से कर सकते हैं। और अगर आप इस साल एग्जाम नहीं दे रहे हैं, नेक्स्ट ईयर के लिए तैयारी कर रहे हैं, यू आर श्योर अबाउट इट, तो आप मिशन यूपीएससी 2022 के अंदर एनरोल करा सकते हैं। और यहां पर भी आप exam.netmock.com पे जाके Pre50 कोड को यूज कर लीजिएगा ताकि स्ट्रेट आपको 50% डिस्काउंट जो है इसके अंदर मिल जाए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 जो है सुपेस के बारे में है, पूछा गया है ये किससे एसोसिएट करता है? जुडिशरी से एसोसिएट करता है, एग्जीक्यूटिव से, लेजिस्लेचर से, या फिर किसी और ही चीज से? सोचें इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, सुपेस की सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लीजिए, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। कोर्ट के अंदर एफिशिएंसी लाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का एक पोर्टल है, ठीक है। तो किससे एसोसिएट करता होगा? जुडिशरी से, राइट। रिसेंटली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI जो है, उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल जिसका नाम है सुपेस, इसको लॉन्च किया है इन द जुडिशियल सिस्टम, जिसका एम रहेगा कि कैसे जजेस को असिस्ट किया जा सकता है लीगल रिसर्च के अंदर, ठीक है। अर्लियर ई कोर्ट प्रोजेक्ट जो था उसको कंसेप्चुअलाइज किया गया था ऑन द बेसिस ऑफ नेशनल पॉलिसी एंड एक्शन प्लान फॉर इंप्लीमेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द इंडियन जुडिशरी 2005 के अंदर, ठीक है। तो यहां पर भी काफी हेल्प मिली थी और इसी तरीके से सुपेस को लेकर आया गया है ताकि जजेस को उनके रिसर्च वर्क के अंदर हेल्प करी जा सके, ठीक है। फुल फॉर्म दोबारा बता देता हूं, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। सीधा का सीधा क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, सुपेस क्या है? तो वहां पर समझ नहीं आएगा, सुपेस हमने पढ़ा तो था लेकिन किससे एसोसिएट करता है। तो वहां पे अगर थोड़ा सा भी समझ में आ जाएगा कि एस का मतलब सुप्रीम कोर्ट था, तो आप उसको फिगर आउट कर लेंगे कि हाँ ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका या जुडिशरी से एसोसिएट करता है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से इसको पढ़ के जाइएगा, ए इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो है पूछ रहा है ई कोड प्रोजेक्ट। अभी मैंने ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में भी आपको बताया, तो ई कोड प्रोजेक्ट के बारे में बताएं, करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहाँ पर सही है। ये एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, ई कोड प्रोजेक्ट एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, हो सकता है, एंड इट इज फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा इसे फंड किया जा रहा है। सोचें, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए, कुछ चीजें तो मैंने आपको बता दी थी, ई कोड प्रोजेक्ट को कंसेप्चुअलाइज कैसे किया गया था। तो बेसिकली एफिशिएंट एंड टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज डिलीवरी प्रोवाइड करने के लिए ई कोड प्रोजेक्ट, लिटिगेंट चार्टर, ये सब चीजें लाई गई हैं। इसमें होगा क्या, डेवलप किया जाएगा, इंस्टॉल किया जाएगा, इंप्लीमेंट किया जाएगा डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कोर्ट्स के अंदर। साथ ही साथ पूरा प्रोसेस जो है उसको ऑटोमेट करने की कोशिश करी जाएगी, ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश करी जाएगी, एफिशिएंट एंड इफेक्टिव पूरे प्रोसेस को बनाने की कोशिश करी जाएगी थ्रू ई कोड प्रोजेक्ट। अभी
ये जो है पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, बिल्कुल ठीक है। इज इट फंडेड बाय डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, ये स्टेटमेंट भी आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। क्या इसका मकसद है वो भी मैंने आपको बता दिया है, ट्रांसपेरेंसी लाना, एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस लाना, साथ ही साथ डिसीजन सपोर्ट सिस्टम को लेकर आना, और साथ ही साथ टाइम बाउंड सिटीजन सेंट्रिक जो आपका जस्टिस डिलीवरी है वो इसके अंदर कहीं ना कहीं अचीव कर पाना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वर्ल्ड हेल्थ डे के थीम के बारे में पूछ रहा है, और आप जानते हैं कई बार यूपीएससी इस तरीके से डायरेक्टली थीम्स जो है आपसे पूछ लेता है प्रीलिम्स एग्जाम के अंदर। तो पहले यहां पे ऑप्शन है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर द यूथ, ये इस बार का थीम है। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड पोस्ट कोविड, ये इसका थीम है। बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड ड्यूरिंग कोविड, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। जल्दी से बताएं क्या इसका थीम होगा। आपने डेफिनेटली वर्ल्ड हेल्थ डे के बारे में, इसके बारे में कुछ ना कुछ जरूर पढ़ा होगा। थीम जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। चलिए, तो वर्ल्ड हेल्थ डे का जो थीम है वो है बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। सो डी हमारा यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्ट्रेट अवे क्वेश्चन था। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 9। विच इज द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट अबाउट शीतलक्ष्या रिवर। शीतलक्ष्या रिवर के बारे में दो स्टेटमेंट्स आपके सामने हैं, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट आपकी ठीक है, कौन सा कथन आपका सही है। इसे लक्ष्या रिवर के नाम से भी जाना जाता है, हो सकता है ये गोदावरी की डिस्ट्रीब्यूटरी है, ये भी हो सकता है। सोचिए, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, देखिए बांग्लादेश में अभी एक इंसिडेंट हुआ जिसके अंदर एक फेरी जिसके अंदर 50 पैसेंजर्स थे वो कोलाइड हो गई और फिर वो अपसाइड डाउन हो गई, और जिसकी वजह से काफ़ी सारे लोगों को उनकी जो जान थी वो चली गई। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है शीतलक्ष्या रिवर जो है वहाँ पर ये हादसा जो है वो हुआ है, और उसकी वजह से ये जो पर्टिकुलर रिवर थी न्यूज़ में थी। इसे लाख्या रिवर के नाम से भी जाना जाता है, तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है बिकॉज इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ ब्रह्मपुत्र। ठीक है, गोदावरी यहाँ पे इनकरेक्ट दिया है, ब्रह्मपुत्र की डिस्ट्रीब्यूटरी है। आंसर क्या हो जाएगा आपका? ए विल बी द करेक्ट आंसर। न्यूज़ जो है उसकी वजह से शीतलक्ष्या रिवर जो है न्यूज़ में थी, और यहाँ पर इसको किस नाम से जाना जाता है, किसकी डिस्ट्रीब्यूटरी है, मैप की लोकेशन, ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं आपके एग्जाम के लिए। चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ए। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन बात करता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट IDSP इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम, और इसके ऊपर पूछा है कि बताएं इस प्रोग्राम को लेकर करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया था इस प्रोग्राम को, IDSP को, हो सकता है IMF इज गिविंग असिस्टेंस इन 2004, तो 2004 से ही IMF जो इसके अंदर सहायता दे रहा है, किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहा है। सोचिए क्या आंसर होगा। इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम कोई नया प्रोग्राम नहीं है, बट न्यूज में काफी बार अपीयर करता है, जैसे कि अभी रिसेंटली किया था। सोचिए क्या आंसर होगा। चलिए, देखिए आपका जो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है, इट इज़ वन ऑफ द मेजर नेशनल हेल्थ प्रोग्राम अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। तो नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, सभी राज्यों और यूटीज के अंदर इसे इंप्लीमेंट किया हुआ है। की ऑब्जेक्टिव क्या चीज़ें हम अचीव करने की कोशिश करें IDSP के अंदर। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोग्राम इज टू स्ट्रेंथन एंड मेंटेन, स्ट्रेंथन करना, मेंटेन करना, डिसेंट्रलाइज करना लैब बेस्ड IT एनेबल्ड डिसीज सर्वेलेंस सिस्टम फॉर एपिडेमिक प्रोन डिसीज टू मॉनिटर डिसीज ट्रेंड। तो जो नई नई डिसीजेज होती हैं, और या फिर कहें कि एपिडेमिक्स जो आपके आते हैं, तो उसमें क्या ट्रेंड है, उसमें कैसे IT एनेबल सर्विसेज को यूज किया जा सकता है, वो सब चीजें इसके अंदर देखी जाती हैं। ठीक है, तो ये 2004 से इसको सपोर्ट किया जा रहा है, लेकिन वर्ल्ड बैंक के द्वारा किया जा रहा है, ना कि IMF के द्वारा। तो सेकंड स्टेटमेंट में जो आपकी एजेंसी का नाम दिया है वो गलत हो जाता है, बट यस, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, आपका नेशनल हेल्थ मिशन के अंदर आता है, एंड फॉर ऑल द स्टेट्स एंड यूटीज इसको लेकर आया गया है, ताकि मॉनिटरिंग जो है वो अच्छे से करी जा सके। क्योंकि देखिए नाम में ही क्या है, सर्वेलेंस। ठीक है, सो इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम है ये। चलिए, 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं। अभी एक बार इसे जल्दी से रिवाइज करते हैं 2 मिनट के अंदर, फिर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के जो क्वेश्चन हैं हम उनको देखेंगे। चलिए, एक्टिव रिवीजन होगी यहाँ पर 2 मिनट के अंदर, आप लोग आंसर करेंगे जो चीजें हमने आज डिस्कस करी है। शुरुआत हमने करी थी सुपर कंप्यूटर्स के साथ, तो जल्दी से नाम बताएं। परम युक्ति, संगणक, ब्रह्मा आपके सामने। इसके अलावा भी 2 नाम और मैंने आपको बताए थे, कौन से थे वो? परम शिवाय एंड परम शक्ति, ध्यान रखिएगा। परम सिद्धि भी मैंने आपको बताया था, वो भी ध्यान रखिएगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग डिवाइस है। साथ ही साथ मैंने आपको NSM के बारे में बताया था, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के बारे में। कुछ भी चीज़ें यहाँ से पूछी जा सकती हैं। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में हमने डिस्कशन किया था अपना CBC के बारे में। 2 क्वेश्चन हमारे CBC के ऊपर बेस्ड थे। टेन्योर मुझे जल्दी से बताएं कितना होता है, कितने साल का टेन्योर जो है वो यहाँ पे दिया गया, और साथ ही साथ जो ऑफिसर्स होते हैं उनको कितने टाइम एक ही जगह पे रखने की बात करी गई है। अपनी रिपोर्ट जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्सिबल किसके
किसके लिए होते हैं? पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, CVC ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ 4 साल या फिर 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, ये इनका टेन्योर हो गया। और यहाँ पे जो पोस्टिंग से पहले का जो टाइम होता है 3 साल तक मैक्सिमम एक जगह पे रह सकते हैं। चलिए देन नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर हमारा डिस्कशन CVC के बाद हुआ था। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री का नाम जल्दी से बता दीजिए। रेम्यूनरेटिव प्राइजेस फार्मर्स को देने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। आप में से शायद कुछ लोग FCI के जो एग्जाम है वो भी देते हो, और हो सकता है कुछ लोग आप में से FCI के अंदर काम भी करते हैं, तो आपको उसके बारे में और भी ज़्यादा जानकारी हुई। एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1965 में बनाया गया था इसके अंदर, और मिनिमम सपोर्ट प्राइस को लेकर अभी एक इशू हुआ था जिसमें जो किसान थे वो बेसिकली इस चीज़ को लेकर कंप्लेन कर रहे थे कि जो आपका क्रॉप प्रोक्योरमेंट प्रोसेस होता है वो पूरा प्रोसेस डीरेल हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर हमने डिस्कशन किया था एक रिपोर्ट के बारे में, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट, जिसमें ये बताया गया है कि जो फाइनेंशियल 2021 के ग्रोथ फोरकास्ट है वो इंडिया के लिए इंक्रीज कर दिए गए 12.5% तक, पहले 11.5% तक बताए जा रहे थे। IMF इस रिपोर्ट को लेकर आता है। देन क्वेश्चन नंबर 6 पे जाने से पहले प्री-50 कोड को यूज़ कर लीजिएगा जो भी सीरीज़ आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं, और 100 डेज़ की सीरीज़ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिएगा, आपको काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एरियाज जो हैं वो इसके अंदर कवर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर हमारा डिस्कशन हुआ था जहाँ हमने सुपेस के बारे में जाना था। आपका मेंस का क्वेश्चन भी आज कुछ इसी तरीके के ऊपर है। तो सुपेस का मतलब क्या था, जल्दी से बताएं, फुल फॉर्म क्या थी इसकी? सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। ई कोर्ट प्रोजेक्ट के बारे में भी मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, और यहाँ पे CGI जो है उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल सुपेस जो है इसको लॉन्च किया ताकि जजेस की जो लीगल रिसर्च का काम है उसके अंदर हेल्प मिल सके। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था ई कोर्ट्स के बारे में। तो पैन इंडिया प्रोजेक्ट है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो इसे फंड करता है, क्या क्या इसकी मुख्य बातें थी, जो इसके काम थे वो मैंने आपको बता दिए थे। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कशन किया था क्वेश्चन नंबर 8, मैंने आपसे थीम पूछा था, जल्दी से बताएं क्या था थीम यहाँ पे? वर्ल्ड हेल्थ डे का, बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8। फिर हमने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर देखा था। क्वेश्चन नंबर 9 वाज अबाउट मैप, और यहाँ पे जो शीतलक्ष्या रिवर है उसे लाख्या रिवर भी कहा जाता है, एंड इट इज़ अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ, किस रिवर की डिस्ट्रीब्यूटरी है? ब्रह्मपुत्र, बिल्कुल सही है। चलिए लास्ट क्वेश्चन में हमारा डिस्कशन हुआ था एक हेल्थ प्रोग्राम को लेकर ही, जिसमें हमने इंटीग्रेटेड डिसीज सर्वेलेंस प्रोग्राम के बारे में जाना था, मिनिस्ट्री हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। IMF नहीं, इसके अंदर वर्ल्ड बैंक जो है वो इसको असिस्टेंस दे रहा है। इन 2004 में इसको असिस्टेंस दिया गया था और बीच बीच में भी देता रहता है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे कंप्लीट हुए थे। अब प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो प्रीलिम्स के अंदर ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र मुझे बताइएगा जो भी आपको याद हो। कोई एक ट्रिब्यूटरी तो है नहीं ब्रह्मपुत्र की, काफ़ी सारी है, डिस्ट्रीब्यूटरीज भी काफ़ी सारी हैं, तो आपको जितनी भी याद है आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ट्रिब्यूटरीज ऑफ ब्रह्मपुत्र मैप रिलेटेड क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूँ। मेंस के क्वेश्चन के अंदर मैं आपसे पूछूंगा कि बताएं कि हाउ द IT इनिशिएटिव्स विल हेल्प इन डिस्पोजिंग द लीगल केसेस फास्टर। आप जानते हैं कि हमारे जुडिशियल सेटअप के अंदर जो आपकी पेंडेंसी है वो काफ़ी ज़्यादा है, लाखों केसेस जो है वो पेंडिंग पड़े हुए हैं, लेकिन क्या IT सिस्टम्स को लाकर हम इन पेंडेंसी को कम कर सकते हैं, या एटलीस्ट एफिशिएंसी जो है सिस्टम में ला सकते हैं? ये मुझे आप बताइएगा 150 वर्ड्स के अंदर। और इंटरव्यू का क्वेश्चन जो है वो मैं आपसे यही पूछ रहा हूँ, सिंपल है वैसे तो काफ़ी, क्योंकि इस तरीके के डैफ से भी आपके पर्सनल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि बताएं आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट तो हिस्ट्री है लेकिन पढ़ा आपने इंजीनियरिंग है, ठीक है, या पढ़ा आपने हिस्ट्री है और आपका सब्जेक्ट सोशियोलॉजी है, तो ऐसा क्यों? और कई बार ऐसा भी होगा कि आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा और हिस्ट्री ही लिया होगा, तो आपको वो बताना है कि आपने जो आपका सब्जेक्ट ऑप्शनल में लिया वो क्यों लिया। अगर वो मैच खाता है आपके ग्रेजुएशन वाले सब्जेक्ट से तो बहुत अच्छी बात है, तो भी आप उसे बताइएगा कि आपने वो क्यों लिया, आपका इंटरेस्ट था उसके अंदर क्या था क्या नहीं था। लेकिन अगर आपने चेंज किया तो क्यों चेंज किया, ठीक है। इस तरीके के सिंपल क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, लेकिन कई बार सिंपल क्वेश्चन को ही आंसर करने में गलती हो जाती है। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा आपके डैफ फॉर्म में से पूछा गया, इंटरव्यू बोर्ड आपके सामने बैठा है, उन्होंने आपसे पूछा है और आपको इसका आंसर देना है। मेंस के और इंटरव्यू के ग्रुप्स आपके पास हैं, आप यहाँ पर अपने जो आंसर्स हैं उसे सबमिट करा दीजिएगा। और यहाँ पे प्री-50 कोड को यूज़ करते हुए जो भी कोर्सेज आपके सामने हैं आप इन कोर्सेज को सब्सक्राइब कर सकते हैं। प्री-50 से आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। इस कोड को जल्दी से यूज़ कर लीजिएगा इसके डीएक्टिवेट होने से पहले। चलिए, कोई भी आपका डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरी होती है वो आप वहाँ से आप उसे वेरीफाई करा सकते हैं, रिड्रेस करा सकते हैं। साथ ही साथ अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपने एक टारगेट सेट किया था जिसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखा था।
ठीक है, अब टाइम आ गया है ये देखने का कि क्या आपने उस टारगेट को अचीव किया। अगर अचीव किया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो मेहनत करिए, डेफिनेटली वो अचीव हो जाएगा। 6 या 6 से ज़्यादा अगर आपने स्कोर किया है तो वो एक अच्छा स्कोर माना जाएगा। लेस देन 6 है तो मैं यही कहूँगा कि दोबारा से अटैम्प्ट करें, और अगर आपने अच्छा स्कोर भी किया तो भी दोबारा से अटैम्प्ट करके नोट्स अपने ज़रूर बना लीजिएगा। सेकंड या थर्ड टाइम जब आप देखते हैं लेक्चर को तो नोट्स बनाने का बेस्ट टाइम होता है, और ये नोट्स आपको लास्ट के दिनों में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, तो नोट्स को बनाना बहुत ज़रूरी है, उसको मिस कभी भी मत करिएगा। नीचे आपको टेलीग्राम का जो ग्रुप है उसका लिंक भी मिल जाएगा, वहाँ पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी इस पूरे लेक्चर की, वहाँ से आप इसे ले सकते हैं। और आपके पास मेरा टेलीग्राम आईडी भी है, वहाँ पर आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।